गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर 3, प्रबंध के सिद्धांत और प्रबंध की तकनीकें, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रबंध की तकनीकों का अध्ययन करेंगे। बहुत सारे प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध के अलग अलग सिद्धांतों को दिया है, उन सिद्धांतों को और कुछ एक तकनीक हैं उनका अध्ययन करेंगे। प्रबंध की वैसे तो काफी सारी तकनीकें हैं, लेकिन उन तकनीकों में से हमको मुख्य रूप से जो 3 तकनीकें हैं, उन 2-3 तकनीकों के बारे में पढ़ना है और 2-3 तकनीकों के बारे में ही समझना है, वही हमारे कोर्स और सिलेबस में है। तो सबसे पहले टॉपिक पे, लेसन के फर्स्ट टॉपिक पे आ जाएं। प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिद्धांत है क्या? प्रबंध के सिद्धांत हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है, सिद्धांतों का अर्थ क्या है। सिद्धांतों का तात्पर्य होता है किसी भी कार्य को करने के लिए बनाए गए विभिन्न प्रकार के नीति और नियम, जो ये व्याख्या करते हैं कि किस कार्य को किस प्रकार से कैसे करना है, कैसे उस कार्य को सरलता के साथ में सर्वोत्तम तरीके से, अच्छे तरीके से किया जा सकता है। बनाए गए वो नीति और नियम ही सिद्धांतों के नाम से जाने जाते हैं। सिद्धांत एक मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करते हैं, ये गाइडेंस अवेलेबल कराते हैं, ये रूपरेखा प्रदर्शित करते हैं, ये निर्देश और आदेश देते हैं, ये समझाते हैं कि कर्मचारियों को क्या करना है, अधीनस्थों को क्या करना है, लोगों को क्या करना है। काम करने वाले व्यक्तियों को ये समझाने और बताने और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं, इन्हें हम सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, अब आप आ जाएं किसके ऊपर, प्रबंध के सिद्धांतों पे। प्रबंध के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। जब हम बात करते हैं प्रबंध के सिद्धांतों की, तो हम ये कहेंगे कि ऐसे नीति और नियम, इस प्रकार के आदेश और निर्देश, इस प्रकार से मार्गदर्शन करने वाले वो नियम जो कि लोगों को ये समझाते हैं, जो कि प्रबंधकों को ये समझाते हैं कि प्रबंधकों को क्या करना है, किस तरह से करना है, कौन सा काम करना है, किस काम को किस वे में करना है, कैसे वो अपने काम को सर्वोत्तम तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए जो नियम बने हुए हैं उन्हें प्रबंध के सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो प्रबंधकों को समय समय पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं, समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं, उनको ये समझाते और बताते हैं कि प्रबंधकों को किस प्रकार से कार्य करना है। तो मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का जो काम है वो प्रबंधकों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं प्रबंध के सिद्धांत। बहुत सारे प्रबंध के सिद्धांत हैं। इन प्रबंध के सिद्धांतों में जो मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रबंध के 14 सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल 14 सिद्धांतों को दिया है। हम उन 14 सिद्धांतों को पढ़ेंगे, उन 14 सिद्धांतों के बारे में समझेंगे कि प्रबंध के ये 14 सिद्धांत कौन कौन से हैं जो हेनरी फ्योल ने बनाए हैं, हेनरी फ्योल ने बताए हैं, और इन सिद्धांतों को सभी प्रकार की संस्थाओं में काम में लिया जाना चाहिए। ठीक है, अब इन सिद्धांतों पे आप आ जाएं। ठीक है, बुक और नोटबुक में आप देखेंगे तो सिद्धांतों को आप देखें। तो देखो, सबसे पहला सिद्धांत जो है वो आता है कार्य विभाजन का सिद्धांत, दूसरा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, तीसरा आता है अनुशासन का सिद्धांत, चौथा आता है आदेश की एकता का सिद्धांत, पांचवा है निर्देश की एकता का सिद्धांत, छठा है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों के समर्पण का सिद्धांत, सातवां है कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, आठवां आता है केंद्रीयकरण का सिद्धांत, नवा आता है पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी का सिद्धांत, 10वां आता है व्यवस्था का सिद्धांत, 11वां आता है समता का सिद्धांत, 12वां है कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता का सिद्धांत, 13वां है प्रेरणा का सिद्धांत, और 14वां लास्ट सिद्धांत आता है सहयोग की भावना का सिद्धांत। सहयोग की भावना का सिद्धांत। ये कुछ 14 सिद्धांत हैं जो हेनरी फ्योल ने अपने अध्ययन के माध्यम से प्रबंधकों के सामने, व्यवसायिक जगत के सामने रखे हैं, और इन सिद्धांतों को एक संस्था में काम में लिया जाना चाहिए। इन सिद्धांतों को काम में लेने से क्या होगा कि संस्था के अंदर
कार्य जो माहौल है वो बेहतर, सर्वोत्तम, अच्छा बनाया जा सकता है। संस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। कार्य तो वैसे भी पूरे होंगे, चाहे प्रबंध को काम में लो और चाहे ना लो, लेकिन प्रबंध को काम में लेकर के आप कार्यों को सर्वोत्तम तरीके से, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से पूरा कर सकते हो। प्रबंध के सिद्धांतों को काम में लेकर के योजना के अनुसार, निर्धारित योजना के अनुसार कार्यों को समय पर पूरा किया जा सकता है। लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति भी निर्धारित समय पर हो जाती है। ठीक है, तो अब हम पहले सिद्धांत पे आते हैं, कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन का सिद्धांत, डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल क्या कहता है? तो कार्य विभाजन का सिद्धांत ये समझाता और बताता है कि संस्था में प्रबंधकों के माध्यम से कार्य विभाजन का सिद्धांत, डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल को काम में लिया जाता है। कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या है? कार्यों को, एक बड़े कार्यों को छोटे छोटे विभागों के अंदर विभाजित कर देना। एक बड़े कार्य को छोटे छोटे विभागों के मध्य में विभाजित कर देना, ये कार्य विभाजन का सिद्धांत है। कार्य विभाजन का सिद्धांत न केवल व्यावसायिक संस्थाओं में प्रबंधकों के माध्यम से काम में लिया जाता है, बल्कि गैर व्यावसायिक संस्थाएं, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाएं, यहाँ तक कि हम अपने घरों में भी घरेलू कार्यों को पूरा करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। और श्रम विभाजन के सिद्धांत को, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन के सिद्धांत को, विशिष्टीकरण के सिद्धांत को काम में लेते हैं। आप कहेंगे कैसे? हम अपने घरों के अंदर कार्य करने के लिए नौकरों की व्यवस्था करते हैं और नौकरों के माध्यम से कुछ लोग अपने घरों में कार्य कराते हैं। हो सकता है कार्य उनके पास में ज्यादा हो और उन्हें समय नहीं मिल रहा उन कार्यों को करने का, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में वो कार्य विभाजन के सिद्धांत को काम में लेते हैं और अपने कार्यों को छोटे छोटे, अपने बड़े कार्यों को छोटे छोटे विभागों के मध्य में बंटवारा कर देते हैं। अपने उन कार्यों को अलग अलग भागों में बांट करके विभिन्न व्यक्तियों को उनको सौंप देते हैं। तो कार्य विभाजन का जो सिद्धांत, इसे हम कार्य विभाजन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। संस्था के अंदर भी प्रबंधक कार्य विभाजन के सिद्धांत को काम में लेते हैं। एक व्यावसायिक संस्था की हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के विभाग बने हुए होते हैं। विभाग किसके अंतर्गत बनते हैं? कार्य विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत बनते हैं। प्रबंधक अपने कार्यों को सरल और आसान बनाने के लिए, और संपूर्ण कार्य वो अकेला कर ही नहीं सकता, इसलिए वो अलग अलग विभागों की स्थापना कर देता है। उत्पादन विभाग है, वित्त विभाग है, क्रय विभाग है, विपणन विभाग है और मानव संसाधन का विभाग है, वित्त का विभाग है। इन विभागों की स्थापना करता है और एक एक व्यक्ति इनके लिए नियुक्त कर देता है और वो व्यक्ति इन विभागों के संबंध में मुखिया होता है और वो इन विभागों के कार्यों को संभालने का कार्य करता है। तो अलग अलग विभागों की स्थापना करके आपने छोटे छोटे विभागों के अंदर कार्यों का बंटवारा कर दिया, अलग अलग उसके विभाग बन गए, अलग अलग विभाग आपने बना दिए, तो कार्य विभाजन का सिद्धांत हो गया ना। तो कार्य विभाजन का जो सिद्धांत है वो कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटने के ऊपर निर्भर करता है। हम कार्यों को छोटे छोटे भागों में जब बांट देते हैं तो उसको कार्य विभाजन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कार्य विभाजन का जब सिद्धांत लागू किया जाता है तो एक बात और महत्वपूर्ण है, विशिष्टीकरण के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाता है। आप कहेंगे विशिष्टीकरण का सिद्धांत क्या है? तो विशिष्टीकरण का सिद्धांत का तात्पर्य है कि जब आप किसी कार्य को किसी व्यक्ति को करने के लिए दें तो उस विशेष कार्य को विशिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही उस कार्य को दिया जाना चाहिए। उस विशेष कार्य को विशिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही कार्य दिया जाना चाहिए। जैसे मान लो वित्त का कार्य है, पैसे का कार्य है, तो ऐसा व्यक्ति जिसमें वित्त से संबंधित अच्छी योग्यता और क्षमता है, जो वित्त विभाग की समझ रखता है कि पैसा कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, किस तरह से सस्ता धन लिया जा सकता है, कैसे आप उस सस्ते धन को बाजार के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे आप उस धन का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, तो उस व्यक्ति को वित्त विभाग का इंचार्ज बनाया जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं को बनाना जानता है, जिसको उस वस्तु को बनाना आता है, उसको उत्पादन विभाग दे दिया जाना चाहिए।
जो बेचना अच्छे तरीके से जानता है उसको मार्केटिंग विभाग दे दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आप विभिन्न विभाग बनाएंगे और विभिन्न कार्य को विशिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को सौंप देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, विशिष्टीकरण का सिद्धांत। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के सिद्धांत दोनों साथ साथ चलते हैं। जब श्रम विभाजन को काम में लिया जाता है तभी विशिष्टीकरण अपने आप ही स्वतः ही लागू होता हुआ चला जाता है। ठीक है, ओके बेटा। तो आज हमने समझा श्रम विभाजन का और विशिष्टीकरण का सिद्धांत। कल हम दूसरे और सिद्धांतों पर आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।